यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग, स्टॉक करीब करीब 2.5% ऊपर आ चुका है। काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर कुछ मिनटों में देखने को मिल रही है आईटीसी में भी। जतिन जी, आप सलाह दीजिए, आईटीसी पर क्या करें? कोई बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? देखिए, आईटीसी पे व्यू हमारा पॉजिटिव है। हमको लगता है कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी स्टॉक्स है वो बहुत ही ओवरसोल्ड है, और मेरे को लगता है कि एक हमें पुल बैक हमें डेफिनेटली देखने मिलना चाहिए। अगर जो एफएमसीजी इंडेक्स की मैं बात करूँ तो आई थिंक के लास्ट टू लास्ट वीक में एक हैमर पैटर्न बना था वीकली चार्ट्स के ऊपर 40 वीक एवरेज के आजू बाजू में। मेरे को लगता है सपोर्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो हमें लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में, और इन पर्टिकुलर अगर जो मैं आईटीसी की बात करूं तो मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव साइड की तरफ व्यू लेके इसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। अगर जो मैं लेवल्स की बात करूं इन द केस ऑफ आईटीसी, तो मेरे को लगता है कि 450 448 के आसपास वहां पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे को लगता है 2 से 3% ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस है इन द केस ऑफ आईटीसी। तो उसके अलावा अगर जो मेरे को एक एफएमसीजी स्टॉक में मेरे को कोई सजेस्ट करना है तो मैं उसमें टाटा कंज्यूमर या गोदरेज कंज्यूमर दूंगा। तो मेरे को लगता है कि उसका ट्रेंड जो है वो फिलहाल पॉजिटिव है, और दोनों ही स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। तो एफएमसीजी पैक में से टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर हमारे प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। आईटी से में अपसाइड फ्रॉम करंट मार्केट लेवल्स थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। ठीक है। तो ये व्यू आपके लिए एफएमसीजी स्टॉक्स पर। आज हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में करीब 6% के आसपास की तेजी है, और एक और चीज़ में अच्छी है कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत अच्छा है यूएसएल के शेयर में, 6% ऊपर है। लेकिन क्या ये और चलेगा? सुदीप, जरा इसको चेक करेंगे आप। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्या व्यू है आपका? कितनी तेजी और देखेंगे इसमें हम? अभिषेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है सबसे बुलिशनेस है ये जनरली फ्राइडे को दिखती है, पर आज हमें ये वेनेसडे को नजर आ रही है ऑन अ लाइटर नोट। बट अगर हम देखें इसके मीडियम टर्म चार्ट्स, तो मार्च 2023 से स्टॉक 700 750 से चलना चालू हुआ था। नवंबर दिसंबर तक 1100 1150 के आसपास आया था, और पिछले 3 महीने से अगर हम देखें तो स्टॉक एक ही रेंज में 1050 से लेके 1150 के बीच में ही कंसोलिडेट करा था। और आज ये कंसोलिडेशन में से वॉल्यूम के साथ और ब्रेकआउट और जो ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, ये उसी के साथ ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट है ये। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे वोल्टास में हमने कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट देखा था, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी मुझे लग रहा है सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट है विद राइजिंग वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट। तो इसको चेस करके भी ये मोमेंटम को प्ले करना चाहिए मेरे हिसाब से। 1160 1165 का एक स्टॉप लॉस लेके चले, और 1250 1270 के लेवल्स मुझे लगता है आ सकता है। जो 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 कंसोलिडेशन का जो जोन था 1030 1050 से लेके 1150 का, तो ये जो लेवल है 1175 80 का, इसके ऊपर जो ब्रेकआउट के पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट बनता है वो 1260 से लेके 1280 तक का बनता है। तो कंजर्वेटिवली मुझे लग रहा है कि 1250 1260 तो आ ही जाना चाहिए यहाँ पे 1160 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1160 रुपए का स्टॉप लॉस यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। आज एक और खेमा जहां पर जबरदस्त रौनक है, वो है केमिकल का, एग्रोकेमिकल का, फर्टिलाइजर का। आप देखिए, दीपक नाइट्रेट में करीब करीब 5% की तेजी है। आरती इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो में तेजी है। अगर हम वायदा बाजार की कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आपको दिखेगा कि अतुल लिमिटेड के शेयर में भी 5% के आसपास की तेजी है। कुणाल जी, आप जरा कंपेयर करके बताइए, अगर किसी को किसी एक शेयर में अभी नई पोजीशन लेनी हो, आपके हिसाब से केमिकल में कौन सा शेयर होगा जहां पर कमाई की संभावना सबसे ज्यादा है इस वक्त? अतुल लिमिटेड की बात करूं या कोई भी दूसरे स्टॉक की बात करूं जहां पे पर्टिकुलरली केमिकल सेक्टर में जो अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है, सबसे पहले अतुल की ही बात कर लेते हैं। अतुल फिलहाल 6.99 का राउंड ट्रेड कर रहा है, और प्रेशर लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है अतुल लिमिटेड में ही। जो एसएल आएगा, हमारा एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा, 5850 का आएगा, और जिस हिसाब से रिवर्सल दे रहा है काउंटर, मेरा सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रहेगा। 6200 पे खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 5850 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 6465 का पहला टारगेट है जो काउंटर हमें दिखा सकता है, और 6465 जैसे ही ब्रेक हुआ है ऊपर में 6900
के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 11 से 12% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। इसके अलावा दूसरा जो पीएस में जो स्टॉक अच्छा लग रहा है अतुल के, वो है सुदर्शन। सुदर्शन केमिकल की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक का फिलहाल ट्रेड हो रहा है 661 के अराउंड, आप वीकली चार्ट देखिए, आप मंथली चार्ट देखिए, सारे के सारे लेवल पे ये स्टॉक में अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो सुदर्शन केमिकल यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे 620 का रहेगा। फिलहाल स्टॉक 660 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 620 के एसेट के आप खरीदारी करके चलिए। 690 का पहला टारगेट, और जैसे ही 690 ब्रेक होगा 740 के टारगेट भी अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। जिंक, कुणाल जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका? स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास आया, फिर आप थोड़ा करेक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है 400 के आसपास, लेकिन अभी भी कारोबार कर रहा है। मौजूदा स्तर पर मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए स्टॉक से? वेल, काफी अच्छी मोमेंटम हिंदुस्तान जिंक में हमें देखने को मिल रही है, एंड मेरा जो व्यू नजरिया है फिलहाल वो भी होल्ड करने का ही बन रहा है, क्योंकि आप देखो मेटल काउंटर्स में रिसेंट डेज में जो मोमेंटम देखने को मिली है, उस मोमेंटम के बेस पे फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपर में 424 425 तक के लेवल हिंदुस्तान जिंक में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक को अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, चाहिए तो फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं आप इस स्टॉक में। इस बीच एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है। कोल इंडिया धीरे धीरे 4% ऊपर आ चुका है, निफ्टी का टॉप गेनर भी है ये स्टॉक कोल इंडिया। जतिन जी, क्या सलाह होगी? कोई BTST ट्रेड लेके जाना चाहिए कोल इंडिया में? देखिए, ओवरऑल पोजिशनली तो आई थिंक कोल इंडिया एक कंसोलिडेशन फेज में है। मेरे को लगता है कि ऊपर में अराउंड 480 475 की रेंज में फिर से जाके अटक जाएगा। अगर जो मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड की तरफ ही लेना चाहूंगा। BTST शायद आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि मॉर्ज सेटलमेंट है। तो मेरे को लगता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए अगर जो किसको बाय करना है तो डेफिनेटली बाय कर सकता है। इसमें मैं स्टॉप लॉस 448 का सजेस्ट करूंगा और टारगेट अराउंड 475 से लेके 480 तक के रख के हम इसमें बाई साइड की तरफ ले सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंफ्रा में 20% का लोअर सर्किट है। रिलायंस पावर का शेयर भी 5% टूटा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस इंफ्रा को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को DMRC से मिली 8,000 करोड़ रुपए की रकम को वापस करने का आदेश दिया है। पूरी खबर क्या है, ये मामला क्या था, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, निश्चित तौर पर कैश की ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी, ये एक रकम हाथ में आते आते चली गई। बताएंगे जरा कि मामला कितना पुराना है, क्या मामला था और अब आगे क्या होगा? एक कोर्ट केस जो आज फेवर में आया DMRC के और जो अगेंस्ट हुआ अनिल अंबानी फर्म DAMEPL दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, वो ये हुआ कि आर्बिट्रल अवार्ड जो इस फर्म को, अनिल अंबानी की फर्म को दिया गया था, कोर्ट ने उसको हटा दिया, दरकिनार कर दिया। इसका फेवर हुआ है DMRC के बीच में। 2008 का जब एयरपोर्ट लाइन बननी थी दिल्ली एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली के बीच तक में, उसको बनाने का जो काम सौंपा गया था वो अनिल अंबानी की फर्म को सौंपा गया था। लेकिन 2012 में उसने करार रद्द कर दिया, कहते हुए कि कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं DMRC के बनाए हुए। उसके बाद एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था फिर 2800 करोड़ का अनिल अंबानी कंपनी के फेवर में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ये एक रिलीफ माना जा रहा है DMRC के लिए और इसके लिए झटका माना जा रहा है अनिल अंबानी ओन फर्म के लिए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स भी आज गिरे हुए हैं। तो ये झटका निश्चित तौर पर 8,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और DMRC के फेवर में यह फैसला सुनाया है। DMRC को दरअसल राहत मिली है और इसे झटका लगा है रिलायंस इंफ्रा को 20% का लोअर सर्किट। सुदीप जी, रिलायंस इंफ्रा, हालांकि अब ये शेयर कम ही डिस्कस होते हैं, रिलायंस इंफ्रा या फिर रिलायंस पावर, लेकिन एक जरा व्यू दीजिए रिलायंस इंफ्रा जिनके पास हैं वो क्या करें, और ये गिरावट क्या आपको लगता है कि अगर सर्किट खुला आगे तो और गहराएगी या फिर ये गिरावट पर लेने का मौका है इसको? अभिषेक, जो हिसाब से हमने रिलायंस इंफ्रा में देखा था कि एक स्टॉक में मोमेंटम मेरे ख्याल से
पिछले 2-3 साल से मैंने देखा था कि एक स्टेबल मोमेंटम था, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा था धीरे-धीरे। तो पर यदि आप देखें तो ये स्टॉक में जो लंबा सा जो बड़ा सा फॉल जो पिछले 8-10 साल का भी अगर यदि देखें तो स्टॉक ने जो ये रिकवरी भी दी है वो 38-39% के आसपास की ये बॉटम से। तो एक इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये हो चुका है अब ये स्टॉक में। और अब मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में फिर से जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो सालों का डाउन ट्रेंड है वो फिर से रिस्टार्ट हो सकता है। तो ये जो हिसाब से आज ये 20% का सर्किट है, ये यहाँ पे पहला ये फॉल मुझे लग रहा है, बट एक अब रेजिस्टेंस बन जाएगा 250-255 के लेवल के आसपास। जब तक वो 255 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हम 194 और 185 के लेवल्स ये स्टॉक में आते हुए देखेंगे, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के बहुत ही करीब है। तो 195 185 के लेवल्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आ सकते हैं। और यदि इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, देन हम फिर से स्टॉक में और यहाँ से ये फिसलना और जारी रहेगा। तो ओवरऑल अब मेरा व्यू है कि ये स्टॉक में अवॉइड करें। जो हिसाब से आज का जो ये कोर्ट का रूलिंग आया है जो इसके खिलाफ है, इसके वजह से बहुत मुझे लग रहा है इसके लिए प्राइस डैमेज हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। तो जो भी दर्शक ये सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमें ये टाइप के स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अब मार्केट में ये जो 22,500 23,000 के लेवल्स पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत संभाल के ट्रेड करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हमें हमारा ध्यान देना चाहिए, अदर देन रिलायंस इंफ्रा, या ये इसमें बॉटम फिशिंग ना करें। बॉटम फिशिंग की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए रिलायंस इंफ्रा के शेयर में, ये सलाह है आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। लेकिन बाजार में जब हम देख